अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बच गया था रबर एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर देखते हैं सबसे पहले। रबर, इससे पहले हम लोग जब पॉलीमर पढ़ रहे थे तो पॉलीमर में बताए थे वो 3 टाइप का, अगर उनको प्राप्त करने के ख्याल से कहाँ से मिलता है उसके ऊपर, उसके अनुसार अगर हम उनके अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करते हैं तो नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है और सेमी सिंथेटिक होता है। नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में उस टाइम में बताए थे कि उसमें कौन कौन आते हैं जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जिनको पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हो गया प्रोटीन, हो गया सेलुलोज, हो गया स्टार्च, हो गया और रबर। और सिंथेटिक में आ जा रहा था जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। ये सेमी सिंथेटिक हो गया कि जिसको हम लोग इस सिंथेटिक तो जिसको कि हम लोग मतलब कि अपने से प्रयोगशाला में बनाए, लैब में बनाए। सेमी सिंथेटिक हो गया क्या, मिला तो हमको पेड़ पौधों से ही, लेकिन उसमें कुछ मिक्स करके कुछ नया बनाया गया। तो इसमें आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, या फिर इसमें आर्टिफिशियल रबर भी कह सकते हैं, वो आता है सेमी सिंथेटिक में। और नेचुरल पॉलीमर में आता है रबर। तो ठीक है, नेचुरल पॉलीमर में रबर आता है। अब रबर कहते किसको है? रबर भी 2 तरह का होता है, एक नेचुरल होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल कह सकते हैं। रबर क्या है कि रबर अगर यदि कहें तो रबर में क्या एक प्रॉपर्टीज होती है कि उनको अगर यदि मतलब खींच दे उसके बाद फिर वापस वो अपने पोजीशन पे आ सकती है, जैसे कि रबर बैंड हो गया, टायर हो गया, ये सब हो गया। तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया नेचुरल रबर और दूसरा हो गया कि इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्राकृतिक और इसको कृत्रिम भी बोल सकते हैं, कृत्रिम रबर। पहले हम लोग नेचुरल रबर देखते हैं कि नेचुरल रबर क्या होता है, कैसे मिलता है। नेचुरल रबर के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर क्या है कि ये तो एक पॉलीमर है। इसमें मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है कि मतलब कुछ खींच दिए या उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे तो ठीक है, फिर उसके बाद वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया हेयर बैंड हो गया, या फिर पेंसिल जो लिखते हैं उसको मिटाने वाला रबर हो गया। तो और इसी प्रॉपर्टीज, इसमें जो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टीज जो होता है, इस कारण इसको इलास्टोमर भी कहते हैं। इलास्टोमर, इसको इलास्टोमर भी कहते हैं। अब ये मिलता कहाँ से है, कैसे? नेचुरल रबर तो हम बता रहे कि ये पेड़ पौधों से मिलता है। कौन से पेड़ पौधों से मिलता है? तो एक हम लोग जानते थे नेचुरल रबर, जब हम लोग पढ़े थे एक ये माइंड में होगा ही कि लेटेक्स से मिलता है। अब लेटेक्स से तो मिलता है ठीक है, लेकिन किस पेड़ पौधों से, किस पेड़ से मिलता है? तो एक पेड़ है जिसको बोलते हैं हैविया ब्राजिलियसिस, हैविया ब्राजिलियसिस। तो इस पेड़ से, हैविया ब्राजिलियसिस के, अगर यदि इस पेड़ का अगर यदि तना को हम देखें तो तना में यदि कहीं पे हम कट लगा दें या फिर कहीं पे थोड़ा सा कट का निशान या चाकू वगैरह किसी से भी कट का निशान लगा दें तो वहां पर से जो एक चिपचिपा लिक्विड या मिल्क के फॉर्म में कुछ निकलने लगता है, मिल्की टाइप का कुछ निकलने लगता है, जिसको कि हम लोग लेटेक्स कहते हैं। और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसी से, और उसको ही वो जो मिल्की जो था उसको लेटेक्स कहते हैं, और उसी से हम लोगों का जो है ये रबर बनता है। उस चिपचिपे या लेटेक्स में क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, उसमें क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। और उस आइसोप्रीन से ही हम लोगों को ये मिलता है, नेचुरल रबर होता है। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉली आइसोप्रीन मिलता है और वो ही कहलाता है हम लोगों का नेचुरल रबर। अब आइसोप्रीन तो ठीक है, इसका संरचना देख लेते हैं आइसोप्रीन का कैसा होता है।
आइसोप्रेन होता है इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड C, CH, CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, जब इनका पॉलीमराइजेशन और इनको 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोलते हैं, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोलते हैं। और इसका CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड छूट गया, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया मेरा आइसोप्रीन। और इनका जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है, इनका जब आइसोप्रीन हमको कहाँ से मिला, लेटेक्स से मिला। लेटेक्स कहाँ, वो पेड़ जो था, उस पेड़ के तना से जो वो मिल्की टाइप का जो था, उससे हम लोगों को ये आइसोप्रीन मिला। अब उस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यानी ये हो गया मोनोमर। और इस जैसे बहुत सारे जब जुड़ते जाते हैं बहुत सारे मोनोमर जुड़ के पॉलीमराइज्ड होके हम लोगों को क्या मिलता है, पॉली आइसोप्रीन मिलता है, और जिसको हम लोग रबर बोलते हैं या नेचुरल रबर बोलते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन अगर दी दो का हम सिंपली लेके दिखाएं तो CH2 C, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे CH3। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, सब एक लाइन में ही होगा, ये थोड़ा सा समझाने के लिए किया। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है, और ये डबल बॉन्ड आगे की ओर चले जाता है, ये डबल बॉन्ड आगे की ओर चले जाता है, ये डबल बॉन्ड आगे की ओर चले जाता है, ये डबल बॉन्ड आगे की ओर चले जाता है, जिसके कारण हम लोगों को जो है इस तरीके का मिलता है, CH, C, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड CH2, CH, CH2, यहाँ भी हो जाएगा ये CH2, फिर डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल में आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में CH2, ये इस तरीके से। और ये जो है चलते, ये तो दो का हम दिखाए, इस तरह से बहुत सारे मोनोमर, आइसोप्रीन के बहुत सारे मोनोमर को ऐड किया जाता है। जब ऐड किया जाता है, पॉलीमराइज्ड किया जाता है, तब हम लोगों को नेचुरल रबर या पॉली आइसोप्रीन मिलता है। यानी अगर यदि इसमें हम N लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इनके पॉलीमराइजेशन द्वारा, इनका पॉलीमराइजेशन N यूनिट का जब हम लेंगे, इनके पॉलीमराइजेशन द्वारा CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये N, ये हो गया नेचुरल रबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये आइसोप्रीन था, इसके पॉलीमराइजेशन द्वारा हम लोगों को नेचुरल रबर मिला। पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल वाला डबल बॉन्ड में चेंज होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर दी हम इनके बारे में अगर दी जाने तो यहाँ पे लीनियर पॉलीमर होता है ये, और हार्ड होता है, और इसका जो है इसके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स अगर यदि बोले, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले, वो कमजोर होता है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। अब क्या होता है कि ये तो नेचुरल रबर हुआ, लेकिन क्या होता है कि जो कैटलिस्ट इसमें लिया जाता है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो पॉलीमराइज्ड होके जुटा, तो ये दो तरीके का, एक सिस बन जाता है और एक ट्रांस बन जाता है। और सिस और ट्रांस में दोनों में अंतर होता है। सिस और ट्रांस क्या होता है, थोड़ा सा अगर दिन को इस तरीके से देखें, C डबल बॉन्ड C, और इधर हमारा CH2, यहाँ पे CH3, इसको इधर कर दें, और ये इधर CH और ये CH2, ये।
अगर यदि इस तरीके से जुड़ा रहता है, जो जो इससे पहले एसोप्रीन का जो था उसी को बस यहाँ पे दिखाएं कि अगर यदि ये CH2 यहाँ पे रहता है और H यहाँ पे रहता है तो ये हो गया सिस पॉली आइसोप्रीन। लेकिन अगर यदि ये इस तरीके से CH3, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड C यहाँ पे सेम वैसे ही रहेगा, इधर भी CH2 ये इस तरीके से, इधर ये CH2 यहाँ और ये H यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे और ये एन टाइम। तो ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। इसके कैटलिस्ट जो लिया जाता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, दो तरीके का बन जाता है, या तो ये बन जाएगा सिस पॉलीआइसोप्रीन बन जाता है और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन बन जाता है। और सिस और पॉलीआइसोप्रीन में बहुत अंतर होता है। दोनों में क्या होता है अंतर कि ये जो सिस पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं, दोनों तो होता है नेचुरल रबर ही होता है, ये लीनियर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लीनियर नहीं होता है। देख सकते हैं संरचना, इसका स्ट्रक्चर देख के ही पता चला कि ये लीनियर नहीं है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसमें इलास्टिक का गुण पाया जाता है, इसमें नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और इसको जो है मतलब जो पौधा जो जिसे पौधे के नाम पे ही इसका नाम ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को जो है नाम दिया गया गुट्टा परचम। गुट्टा परचम ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को गुट्टा परचम भी कहते हैं। तो जनरली हम लोगों को बस इतना है जानना है कि नेचुरल रबर क्या था। नेचुरल रबर क्या था, आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा मिलता था नेचुरल रबर। और अगर यदि हम इनका आइसोप्रीन में देखें तो वहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल बॉन्ड डबल में हो रहा था। और इसके संरचना पे कैटलिस्ट के कारण जो है ये सिस और ट्रांस में आ जाता है। सिस में क्या होता है, ये बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है और ये इधर इधर ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये था रबर के बारे में जाने हम लोग कि रबर का कैसे बनता है, कैसे मिलता है। अब जानते हैं आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर पहले ही बताया कि रबर दो तरीके का, एक तो होता है कि रबर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल रबर। जैसे कि बुना S हो गया, बुना N हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सब आर्टिफिशियल रबर है। इनको जो है लैब में तैयार किया जाता है। बुना S, बुना N और नियोप्रीन, ये सब जो है आर्टिफिशियल रबर के एग्जाम्पल हैं। बुना S या बुना N कैसे मिलता है, ब्यूटाडाइन में जब अगर यदि हम बुना S को अगर यदि हम कहें तो ब्यूटाडाइन में अगर यदि हम स्टाइरिन मिलाते हैं, स्टाइरिन मिलाते हैं तो इनके पॉलीमराइजेशन द्वारा बुना S मिलता है। अगर यदि ब्यूटाडाइन में एक्राइलोनाइट्राइट मिलाते हैं तो बुना N मिलता है। और यदि नियोप्रीन की बात करें तो क्लोरोप्रीन से क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉलीक्लोरोप्रीन मिलता है, जिसको नियोप्रीन कहते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल रबर का कुछ एग्जाम्पल। अब अगर यदि देखें कि ये मिलता कैसे, इनको बनाया कैसे जाता है, या फिर इस प्रोसेस को जिसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वो कैसे होता है। तो होता क्या है कि नेचुरल रबर जो हम लोगों को मिला था वो थोड़ा क्या होता है, स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर यदि हम बात करें, यानी उनको खींचने की ताकत की बात करें, तो वो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत ही लेस कह सकते हो, लेस होता है, बहुत ही कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस कारण से मतलब कि जो हम लोग कुछ काम करना चाह रहे, इससे भी पहले मेटल में पढ़े थे कि मेटल में तो मिल गया, मेटल हम लोगों को मिल गया, लेकिन जो हम लोग जो चीज बनाना चाह रहे हैं
तो उसमें कुछ न कुछ मतलब नहीं बन पा रहा था, तो उसमें कुछ मिला देते थे जिसको एलॉय बोलते थे। एलॉय कुछ मिला के एलॉय बनाते थे और अपना काम निकाल लेते थे। उसी तरह नेचुरल रबर में ये जो इस चिपचिपे होने के कारण, थोड़ा सॉफ्ट हो जाने के कारण और टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण इसमें जो है इसकी इसी प्रॉपर्टी को दूर करने के लिए जो है इसमें मिलाया जाता है, कुछ मिलाया जाता है जिसको इसमें सल्फर ऐसे मिलाया जाता है। तो सल्फर मिला के इसके इस प्रॉपर्टीज को यानी बदला जाता है, यानी स्टिकी है तो इसको थोड़ा सा कम चिपचिपा बनाया जाता है और ये थोड़ा सा इसको मोर स्ट्रॉन्ग किया जाता है, टफ किया जाता है और इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा लाया जाता है कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में आए। तो इस तरीके से हम लोगों का वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इसलिए किया जाता है। कि वल्कनाइजेशन क्यों किया गया कि ये थोड़ा सा मजबूत नहीं था, उतना चिपचिपा था और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो था। तो इस प्रॉपर्टीज को हाई करने के लिए हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर